हेलो फ्रेंड्स, आज ये ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर सेशन का दूसरा वीडियो है। फ्रेंड्स, मैंने इससे पहले एक वीडियो 17 सितंबर 2018 का फर्स्ट शिफ्ट का बनाया था और ये सितंबर 2018 वाला सेकेंड शिफ्ट का है। फ्रेंड्स, इसमें हम 25 क्वेश्चन करेंगे। तो जैसा कि आपके सामने पहला क्वेश्चन दिख रहा है, चलिए फ्रेंड्स उसको करते हैं। पहला क्वेश्चन है 21 अवलोकन का माध्य सभी अलग अलग 40 है। यदि माध्यिका से बड़ा प्रत्येक अवलोकन 21 से बढ़ा दिया गए तो अवलोकन का माध्य क्या होगा। फ्रेंड्स, यहाँ बोल रहा है 21 मीन्स मेरा जो पूरा अवलोकन है, ऑब्जर्वेशन है 21 है और उसका माध्य दिया हुआ है 40 दिया हुआ है। तो यदि हम 21 ऑब्जर्वेशन का यदि हम योग निकालेंगे, इसका सम निकालेंगे, तो ये मेरा हो जाएगा 21 गुना 40। तो ये हो गया 480 मीन्स 840। ये हो गया मेरा 21 ऑब्जर्वेशन का सम। और क्या बोलता है, यदि माध्यिका से बड़ा प्रत्येक अवलोकन 21 से बढ़ा दिया जाए। मेरा अवलोकन की संख्या है 21 और माध्यिका क्या होता है फ्रेंड्स, लाइक 3 संख्या है, 1 2 3। तो आपको माध्यिका निकालने बोला जाए तो आप क्या करेंगे कि इधर भी एक संख्या, इधर भी एक संख्या, इधर भी एक संख्या, मीन्स बीच वाला जो टर्म होता है वो होता है माध्यिका। लाइक यदि हमारे पास 5 टर्म है, 5 अवलोकन है, तो उसमें से जो मेरा तीसरा अवलोकन होगा, मीन्स इधर भी 2 अवलोकन छोड़ देंगे, इधर भी 2 अवलोकन, जो मेरा तीसरा अवलोकन होगा वो मेरा होगा माध्यिका। तो फ्रेंड्स, यहाँ मेरे पास 21 अवलोकन है टोटल। तो 21 अवलोकन है, तो उनमें से जो है मेरा 10 इधर छोड़ देंगे, 10 इधर, तो मेरा 11वां अवलोकन जो होगा वे मेरा माध्यिका होगा। तो बोल रहा है कि माध्यिका से बड़ा अवलोकन मीन्स 11वां अवलोकन से जितना भी अवलोकन बड़ा है, तो 11वां अवलोकन से कितना अवलोकन बड़ा होगा, तो 10। सभी को 21 बढ़ा दिया गया, तो मतलब 10 अवलोकन को जो है 21 बढ़ा दिया गया। 10 अवलोकन को 21 बढ़ाने का मतलब हुआ कि 210 बढ़ा दिया गया। तो पहले कितना 840 था 21 अवलोकन का योग, अब 10 अवलोकन बढ़ा दिया गया, तो इसमें से 10 अवलोकन का मान 21 से बढ़ा दिया गया, तो ये मेरा 210 हो गया। तो टोटल मिला के मेरा हो गया 0 5 10 मीन्स 1050। मेरे पास टोटल योग है 1050। अब बोल रहा है कि इसका माध्य कितना होगा, तो मीन्स अब 21 अवलोकन का योग हो गया 1050, तो इसमें 21 से भाग दे देंगे तो मेरा माध्य निकल जाएगा। तो मीन माध्य बराबर अपना हो गया 21 से भाग देंगे तो 21 पंचे 105 50। ये हो गया अपना आंसर। तो फ्रेंड्स, ये हुआ अपना आंसर। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है 2 सअभाज्य संख्याओं ए और बी का लघुत्तम समापवर्ती। फ्रेंड्स, इससे पिछले वाले सेशन में हमको पूछा हुआ था कि 2 सअभाज्य संख्या था, उसका HCF पूछा था उसमें, और यहाँ हमें LCM पूछता है। यहाँ पर क्या पूछ रहा है, LCM। तो फ्रेंड्स, सअभाज्य संख्या क्या होता है, तो सअभाज्य संख्या होता है वैसी संख्याओं का जोड़ा जिसमें कि कॉमन फैक्टर जो हो 1 हो, या तो हाँ कॉमन फैक्टर 1 हो, लाइक 2 3। ये दोनों में हम कॉमन फैक्टर देखेंगे तो इसको हम 2 को क्या लिख सकते हैं 1 × 2, 3 को 1 × 3। तो दोनों में कॉमन फैक्टर क्या हुआ 1। ऐसे ही जैसे कि मेरा है 31 और इससे आगे वाला जो प्राइम संख्या है जिसे ले लेते हैं 37। तो ये मेरा एक तरह से क्या हो गया, सअभाज्य संख्या हो गया। तो सअभाज्य संख्या है तो उसमें क्या होता है कि कॉमन 1 होता है। तो इसी प्रकार से दोस्तों बोला गया है कि 2 संख्या है ए और बी, तो उसका लघुत्तम क्या होगा मीन्स LCM। तो LCM क्या होगा, तो कोई भी संख्या लाइक 2 और 3 है, तो इसका LCM पूछेगा तो क्या करेंगे, दोनों को गुना कर देंगे। तो यहाँ मेरे पास ए और बी है, तो दोनों का LCM पूछेगा तो ए और बी हो जाएगा। तो ये हो गया A × B मेरा आंसर। तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स। तीसरा क्वेश्चन है, अच्छा ये तो रीजनिंग का क्वेश्चन हो गया, अच्छा कर लेते हैं ये भी फ्रेंड्स। यदि पिता और उसके पुत्र बेटे की वर्तमान आयु क्रमशः 48 वर्ष और
28.8 वर्ष है, तो पिता अपने बेटे के से कह सकता है, जब तुम्हारा जन्म हुआ था तब मेरी आयु वर्तमान आयु की तुम्हारी वर्तमान आयु की 10 गुनी थी। फ्रेंड्स बोल रहा है कि अभी पिता का वर्तमान में आयु है 48 और बेटा का जो मतलब बेटे का जो उम्र है 28.8। तो बोल रहा है कि पिता बोल रहा है जब तुम्हारा जन्म हुआ था, मीन्स 28.8 साल पहले। तो 28.8 साल पहले पिता का उम्र क्या होगा? तो इसमें 28 यदि ये मतलब 48 में हम 28.8 घटा देंगे तो वो निकल जाएगा पिता का उम्र जब बेटा का जन्म हुआ था। तो इसको घटा देते हैं तो मेरा हो जाएगा 0.0 ले लेते हैं, तो 10 में 8 गया तो 2 और 7 में 8 नहीं जा रहा है तो एक इधर से ले लेते हैं कैरी, तो 17 में 8 गया तो 9 और यहाँ बच गया 3। अच्छा 9 और 3 में से 2 गया 1। तो जब बेटे का जन्म हुआ था उस समय पिता का उम्र कितना था? 192.19.2। बोल रहा है जब तुम्हारा जन्म हुआ था तब मेरी आयु तुम्हारी वर्तमान आयु की 10 गुनी थी। तो जब इसका जन्म हुआ था मीन्स जब बेटे का जन्म हुआ था तो पिता का उम्र कितना था? 19.2 साल। और पूछ रहा है कि तुम्हारे वर्तमान आयु का 10 वर्ष था, तो इसका वर्तमान आयु कितना है? तो 28.8। देख रहे फ्रेंड्स, ये दोनों मेरा डायरेक्ट कट जा रहा है 2 बार में, 192 से 2 बार में कट जा रहा है तो हो गया 1/2। तो क्या बोलेगा कि तब मेरी आयु तुम्हारी आयु की 10 थी। तो उस समय जो है पिता की आयु जो है वर्तमान बेटे के वर्तमान आयु से आधी थी, 1/2 हुआ। तो ठीक है फ्रेंड्स, तीसरे क्वेश्चन पे हम सब चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, एक पाई चार्ट दिया हुआ है और कुल संख्या जो है निर्मित मोबाइल फ़ोन इकाइयों की कुल संख्या 12,40,000 दिया हुआ है। तो बोल रहा है कौन सी कंपनी अधिकतम मोबाइल फ़ोन का उत्पाद करेगा। तो फ्रेंड्स कि यहाँ तो हम इसका यूज नहीं भी करें तो पता चल जाएगा, क्योंकि यदि हम परसेंटेज निकालेंगे तो जितना ज़्यादा परसेंटेज निकालेंगे उतना ज़्यादा मोबाइल की संख्या होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि मेरा सबसे बड़ा परसेंटेज वाला कौन है? तो 30%। 30% किसका है? तो ये देख रहे हैं मेरा LMN का। तो बोल रहा है निर्मित मोबाइल फ़ोन इतना है। तो क्या बोल रहा है? कंपनी अधिकतम मोबाइल फ़ोन का उत्पादन करती है, कौन सी कंपनी? तो ये हो गया मेरा LMN। तो ये हो गया मेरा 4 नंबर आंसर। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स, 5वां नंबर क्वेश्चन। इसमें बोल रहा है कि ये एक फिगर दिया हुआ है, ACD का मान पूछा हुआ है। तो ACD और ये मेरे पास 2 गो कथन टाइप का दिया हुआ है कि मतलब ACD का मान निकालना है तो हमको किसका ज़रूरत पड़ेगा। तो यहाँ देखते हैं फ्रेंड्स, यदि हम ACD का मान निकालना है, X का मान निकालना है, तो यदि मेरे पास ये दोनों कोण दिया है तो त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है? तो त्रिभुज के तीनों कोण का योग होता है 180। और यहाँ पर मेरा एक कोण है 72 डिग्री, दूसरा कोण है 69 डिग्री और तीसरा मान लेते हैं कुछ भी, या तो जो है कोण वो भी मान लेते हैं, कोण ACB बराबर हो गया 180। तो कोण ACB बराबर ये दोनों को ले जाके उधर घटा देंगे तो 180, सॉरी फ्रेंड्स थोड़ा 180 और माइनस ये दोनों को जोड़ के डायरेक्ट घटाते हैं तो 9 2 11, तो इधर लेके गए हैं 11 कैरी 1 7 7 14, तो इसको घटाएंगे तो मेरा कितना आ जाएगा 109। तो फ्रेंड्स देख यहाँ पर हमको पूछा है कि दिए गए प्रश्न का अध्ययन कीजिए और निर्णय कीजिए कि निम्न में से कौन सा जानकारी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। देखिए फ्रेंड्स, यदि हमको ACB का मान पूछ रहा है तो यहाँ पर हम सिर्फ ACB का मान पूछ रहा है तो सिर्फ हम यदि एक कथन का यूज करें तो मेरा ACB X का वैल्यू निकल जा रहा है कि यहाँ पर मेरा निकल गया 109। इसको दूसरे तरह से भी निकाल, अच्छा यहाँ पर कुछ गलती हुआ है लग रहा है फ्रेंड्स, सॉरी यदि गलती हुआ है तो एक बार देख लेते हैं। तो ये मेरा था 72 और ये था 69, तो दोनों को जोड़े थे 1 और ये हो गया 7 7 14। ओ सॉरी फ्रेंड्स,
यहाँ पर मेरा हो जाता 14, तो ये हो गया मेरा 14। तो इसको यदि हम सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं तो ये हो जाएगा मेरा 39। तो यहाँ पर इसका वैल्यू हो गया 39, तो ये निकालना है तो 180 में 39 घटा देंगे तो मेरा ये निकल जाएगा, तो 141 ये हो गया मेरा आंसर। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं कि सिर्फ हम एक कथन का यूज करके, पहला जो है उसका यूज करके हम इसका आंसर तक पहुंच सकते हैं, तो केवल एक ही पर्याप्त है, यही मेरा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए मधु 15 मिनट देरी से अपने विश्वविद्यालय पहुंचती है। फ्रेंड्स ये है मेरा टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन। मेरे पास जितना भी टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन और टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आएगा उसको हम एलसीएम मेथड से करेंगे। तो एलसीएम मेथड का यूज करेंगे। यहाँ पर कौन कौन है, एक मधु है, तो मधु जो है यदि 10 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चले, 10 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से, मतलब पहला बार मान लेते हैं वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चल रहा है, तो वो जो है 15 मिनट लेट पहुंचती है, 15 मिनट देरी से, मतलब वो जो है 15 मिनट देरी से, यहाँ पर लिख दिया 15 मिनट देरी से, ठीक है। और दूसरा बात क्या कहता है, अगली बार वो अपनी गति को 2 किलोमीटर प्रति घंटा वृद्धि कर देता है। तो दूसरी बार क्या करता है, उसका 10 था उसमें 2 किलोमीटर वृद्धि कर दिया, तो अब 12 कर दिया, लेकिन उससे अभी भी 5 मिनट की देरी हो रही है। पहले तो 15 मिनट का देरी हो रहा था, अब 5 मिनट का देरी हो रही है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर एलसीएम मेथड्स का यूज करते हुए यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 60, और 10 से भाग देंगे तो ये 6, 12 से भाग देंगे तो 5। तो ये हो गया मेरे पास टाइम का, एक टाइम हो गया, यूनिट में हुआ, ये मेरा एक्चुअल टाइम नहीं हुआ। तो यूनिट में मेरा टाइम कितना है कि यदि वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चले तो 6 यूनिट लगता है, और 12 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चले तो 5 यूनिट लगता है। तो दोनों का अंतर कितना है 1, और यहाँ पर देख लेते हैं मेरा कितना अंतर हो रहा है एक्चुअल में 10 मिनट का। तो 1 के लिए 10 मिनट, तो 6 के लिए यदि हम निकाले तो कितना हो जाएगा 60 मिनट, 6 के लिए 60 मिनट, और 60 मिनट मीन्स 1 आवर। फ्रेंड्स यदि वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो 1 घंटा वो चलता है तो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाता है, विश्वविद्यालय पहुंच जाता है। तो वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा से 1 घंटा चलता है, तो टोटल उसके पास दूरी कितना हो गया, तो डिस्टेंस बराबर हो गया 10 गुना 1, 10 किलोमीटर। यहाँ पर हम इस तरह भी यहाँ से भी ले सकते हैं, कैसे कि यहाँ तो निकाल दिए, यदि 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो उसको 1 आवर लगता है, लेकिन यहाँ पर यदि इस यूनिट का यूज करें तो 5 गुना 10 50 मिनट हो जाएगा। 50 मिनट मतलब कितना घंटा, 5/6 आवर, 5/6 आवर, 5/6 आवर, और उसका यहाँ पर जो स्पीड रहता है तो 12 से गुना कर देते हैं, तो ये मेरा डिस्टेंस निकल जाएगा 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, 10 किलोमीटर। फ्रेंड्स वो जो है उसका जो विश्वविद्यालय का दूरी है घर से कितना है 10 किलोमीटर, यही तो पूछा है, तो ये हो गया मेरा आंसर 4 नंबर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है मुझे 19% का लाभ प्राप्त होता है यदि मैं एक वस्तु को 595 रुपये में बेचता हूँ। फ्रेंड्स कोई आदमी है या तो जो भी है वो बोलता है कि उसको जो है 19% का यूज लाभ हो रहा है, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, मान के चलते हैं जब परसेंटेज का यूज करते हैं तो क्या लिखते हैं हम, हर समय 100 मान के चलते हैं, तो 19% लाभ मतलब कितना 119। तो बोल रहा है यदि 19% लाभ प्राप्त होता है यदि 595 में बेचता है, तो मतलब इसका यूनिट में जो होता है 119, ये ओरिजिनल में 595 रहता है, 595। तो यदि हमको सीपी निकालना, ये तो मेरा सीपी हो गया, और ये हो गया 19% का लाभ हो रहा है यदि 19% लाभ पर बेचता है, तो यहाँ 1 के लिए हो जाता है मेरा कितना, तो 5 मतलब 5 बार में डायरेक्ट कट जाएगा, तो 100 के लिए मेरा कितना निकल जाएगा 500। मीन्स इसका जो सीपी है एक्चुअल में जो सीपी है ये है मेरा 500, और बोलता है यदि वो वस्तु को 475 रुपये में बेचे, मतलब अब बोल रहा है कि एसपी 475 रुपया हो जाए, 475 रुपया, तो लाभ यहाँ नहीं बताइए, तो सीपी है 500
और SPS 475। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मतलब 500 में खरीदें और 475 में बेचें, तो यहाँ तो 25 रुपया का हानि हो गया। कितनों पे, 500 पे गुना 100। तो मेरा यहाँ पर हानि हो रहा है, मतलब लॉस परसेंट कितना का, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो ये कटा दिए, तो 5 से 25 बचे 25, 5%। तो ये हो गया मेरा 5% हानि। फ्रेंड्स, एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई क्रमशः 24 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर है। एक शंकु है, उसका दिया हुआ है ऊंचाई, हाइट कितना दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, और उसका तिर्यक ऊंचाई L दिया हुआ है कितना 25। तो R निकालना हो तो क्या होता है L स्क्वायर माइनस H स्क्वायर। तो L स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर, तो 25 स्क्वायर एक बार लिख देते हैं 25 स्क्वायर, और H स्क्वायर मतलब 24 का स्क्वायर। तो दोनों को हम सोल्व करेंगे तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर कर देते हैं, तो A प्लस बी, तो A प्लस बी हो जाएगा 49 इंटू A माइनस बी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स R स्क्वायर बराबर L स्क्वायर माइनस H स्क्वायर होता है। तो ये हो गया 49 A प्लस बी और A माइनस बी, ये हो गया 1, तो ये हो गया 49। तो R स्क्वायर बराबर हो गया 49, तो R बराबर हो गया 7। तो यहाँ पर शंकु का R निकल गया 7 बोल रहा है। तो इस शंकु का वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। तो पाई आर एल, पाई का वैल्यू कितना है 22/7, आर का वैल्यू कितना है, तो आर का वैल्यू है मेरे पास 7, और एल का वैल्यू कितना है 25। तो 7 तो कट गया, और इसको गुणा करेंगे तो 25 गुना 22, तो ये हो जाएगा 550। तो ये हो गया मेरा आंसर, आंसर ए। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, किसी मूलधन पर 10 वर्षों में 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से प्राप्त धनराशि इतना रुपये होगी। मतलब पूछ रहा है कि मूलधन क्या होगा यदि 10 वर्ष में 6% की दर से साधारण ब्याज 120 हो जाता है। तो यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर देख सकते हैं कि 10 वर्ष में 6% की दर से, तो 10 वर्ष में 6% की दर से मतलब 60% ब्याज हो जाता है उसके पास। तो 60% मेरे पास दिया हुआ है 120, तो 1% कितना हो गया, 1% हो गया 6 दूनी 12 मीन्स 2, तो 100% मीन्स 100% ही मूलधन होगा। तो ये हो गया मेरा 200 रुपया। तो ये हो गया मेरा आंसर। फ्रेंड्स, इसको हम इस तरह भी बना सकते हैं, फॉर्मूला का यूज करके बना सकते हैं, लेकिन कंपटीशन में थोड़ा जल्दी बनाने के लिए कुछ थोड़ा दिमाग लगाना जरूरी है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि साधारण ब्याज हो, तो साधारण ब्याज में हो तो मेरे पास टाइम और दर दिया हुआ हो, तो टाइम इंटू दर कर लेंगे तो वो मेरा ब्याज के बराबर होगा। तो यहाँ पर टाइम इंटू दर मीन्स 60% जो है 120 के बराबर हो गया। 100% निकालेंगे तो वो मेरा मूलधन निकल जाएगा। तो यहाँ मेरा 100% 200 हुआ, तो ये 200 हो गया मेरा मूलधन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर है 16, 24 एंड अगला है 36, 52, 54। फ्रेंड्स, कल मीन्स पिछले क्लास में मैंने बताया था कि लघुत्तम जो होता है, जो संख्या का सेट है, उसमें से सबसे बड़ा हो सकता है या तो उससे बड़ा होगा। तो यहाँ तो फ्रेंड्स ये 54, क्या 54 का एक फैक्टर है ये, तो 16 ही नहीं है, तो ये तो 54 नहीं हो सकता, तो कोई दूसरा होगा। यहाँ फ्रेंड्स हम कुछ ऑप्शन का सहारा लेके भी इसको जल्दी बना सकते हैं। लाइक क्या कर सकते हैं कि अच्छा मीन्स यहाँ पर हम डिजिटल सम का यूज करते हैं थोड़ा। डिजिटल सम, तो डिजिटल सम में क्या होता है कि सबका डिजिटल सम नहीं, यहाँ पर हम क्या करते हैं कि ये वाला 36 जो है इसको क्या लिख सकते हैं 9 इंटू 4, 9 चौके 36। इसका मतलब इसमें से जो भी आंसर होगा उसका एक मल्टीपुल 9 जरूर होगा। लाइक इसका देखते हैं क्या 9 है मल्टीपुल, तो यहाँ सबका जोड़ होता है, यदि 9 से कटेगा तो वो 9 का एक मीन्स 9 इसका एक मल्टीपुल होगा। तो यहाँ देख लेते हैं, तो 5, 6, 1, 8 सबको जोड़ते हैं तो 6, 5, 11, 1, 12, 8, 20। क्या 20 9 से कटता है? तो ये तो मेरा आंसर नहीं हो सकता फ्रेंड्स।
अगले में देखते हैं 5 2 7 1 8 6 14। क्या 14 9 से कटता है? तो ये मेरा फ्रेंड्स नहीं हो सकता, ये भी आंसर नहीं हो सकता। अब मेरे पास ये वाला देखते हैं 4 3 7 2 9, 9 9 से कट रहा है, हाँ कट रहा है, तो मीन्स ये मेरा आंसर हो सकता है। अभी जब तक 3 ऑप्शन नहीं कट जाए तो वहाँ आंसर नहीं बोल सकते हैं, तो ये आंसर हो सकता है। अगला देख लेते हैं 5 6, ये हो गया मेरा 11 1 12 6, ये हो गया मेरा 18, तो 9 से कट रहा है, ये भी कट रहा है, तो मतलब मेरा 432 आंसर हो सकता है और 5616 आंसर हो सकता है। तो अब इसको मीन्स देखने के लिए कि ये दोनों में से कौन है, तो अब किसी दूसरे फैक्टर का एक का यूज कर लेते हैं, किसी एक दूसरे संख्या का, लाइक 52। मेरे पास 52 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 13 गुना 4, 13 चौके 52। तो जो भी मेरा आंसर होगा वो मेरा 13 से भी कटना चाहिए, जिससे कि यहाँ पर मेरा 2 गुना 5 बार है, 4 बार है, तो मेरा ये 2 2 2 से भी कटना चाहिए। ये मेरा 24 है तो 3 गुना 8, ये 3 और 8 से भी कटना चाहिए। और ये है मेरा 54, 54 है तो 54 18 तिहाई 54, 18 3 से भी कटना चाहिए। तो फ्रेंड्स सबसे अच्छा तो हम यहाँ 13 से देख लेते हैं, क्योंकि ये एक प्राइम संख्या है, इससे बहुत जल्दी छटने का चांस रहता है। तो ये देख लेते हैं क्या 13 से कट रहा है, 13 13 दूनी 26 और 13 39 और 4 2, तो 13 से ये नहीं कट पा रहा है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो अब मेरे पास एक ही ऑप्शन बचा, ये, तो ये मेरा आंसर हो गया। फ्रेंड्स इसको हम बेसिक से भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा जल्दी बनाने के लिए थोड़ा ऑप्शंस पे भी चलना बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए हम ऐसे ही बना दिए। एलसीएम निकालने तो आप सब जानते ही होंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दो संख्याओं का महत्तम 11 है और उनका लघुत्तम 330 है। यदि उनमें से एक संख्या 55 है तब दूसरी संख्या कितनी होगी? फ्रेंड्स यदि ऐसा संख्या हो कि एलसीएम दिया हुआ हो और एचसीएफ दिया हुआ और एक संख्या दिया हुआ हो और दूसरा संख्या मेरा पूछ रहा हो, मान के चलते हैं दूसरा संख्या बी है, तो एलसीएम गुना एचसीएफ जो होता है ये बराबर होता है पहला संख्या गुना दूसरा संख्या के। तो यहाँ पर एलसीएम एचसीएफ कितना था 11, एलसीएम कितना था 330 बराबर एक संख्या कितना है 55, तो बी निकालना है, तो बी बराबर वाट। तो यहाँ डायरेक्ट घटा सकते हैं, 11 से 11 25 55, तो बी बराबर मेरा हो जाएगा 330/5। तो बी बराबर हो गया, 5 से कटाएंगे तो 5 छौके 30, 3 बचा 5 छौके 30, मतलब 66। तो मेरा बी दूसरा संख्या हो जाएगा 66। फ्रेंड्स आशा है कि आप समझ रहे हैं। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। भूमि के एक त्रिकोणीय टुकड़े जिसकी भुजाएं क्रमशः 72 मीटर, 30 मीटर और 78 मीटर है को समतल करने की लागत 20 पैसा प्रति वर्ग मीटर की दर से क्या हो? फ्रेंड्स यदि मेरे पास एक ट्रायंगल का 3 भुजा दिया हुआ हो, लाइक ऐसे दिया हुआ है 30, 72 और 78, तो क्षेत्रफल निकालने से पहले एक बार देख लेते हैं क्या ये मेरा एक ट्रिपलेट है। यदि ट्रिपलेट होगा, ट्रिपलेट होने का मतलब होता है कि वो जो है राइट एंगल ट्रायंगल का भुजा है। तो यहाँ पर ये देख लेते हैं कि क्या ये मेरा ट्रिपलेट है। तो ट्रिपलेट होने के लिए मेरा दो छोटा संख्या का वर्ग का जोड़ जो होगा तीसरे संख्या के वर्ग के स्क्वायर के बराबर होगा, तो वर्ग का बराबर होगा। तो यहाँ देख लेते हैं पहला संख्या मेरा कितना है, छोटा संख्या दो कितना है 72 है, 30 है, तो 30 का स्क्वायर हो गया 900 और 72 का स्क्वायर। फ्रेंड्स ये आप यदि मेरे पास 72 का स्क्वायर निकालना हो तो इसका शॉर्ट में हम यदि निकालते हैं तो इसे निकाल सकते हैं कि ये मेरा 50 से कितना ज़्यादा है 22, तो 22 का स्क्वायर कितना होता है 484। तो यहाँ पर लास्ट का 2 डिजिट लिख देंगे, तो ये हो गया मेरा 44, यहाँ पर कैरी 4 के रूप में रख लेंगे। और यहाँ जो है 50 से कितना ज़्यादा था 22, और 50 से जितना ज़्यादा है उतना को 25 में जोड़ देंगे, तो 25 + 22 हो गया 47, अब प्लस में 4, 47 4 51, मतलब 72 का जो स्क्वायर होगा 5184 होगा। और इसका और ये मेरा 78 है, इसका भी स्क्वायर देख लेते हैं। तो 78 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो इसको हम फ्रेंड्स जैसे बताएं उसी तरह कर सकते हैं, या तो इसको हम पीछे से ले सकते हैं कि 100 से ये 22 कम है, तो 22 का स्क्वायर देख लेंगे। तो ये हो गया मेरा 484, कैरी रह गया 4,
100 से 22 कम था, तो 100 से 22 कम, तो 78 में 22 घटाएंगे तो मेरा हो जाएगा 6 5 56 और प्लस में 4 56 4, ये हो गया मेरा 60। तो ये दोनों का जोड़ देखते हैं, तो ये हो गया मेरा 51 9 60 84। फ्रेंड्स ये दोनों बराबर है। इसका मीन्स हुआ कि ये जो है तीनों भुजा एक राइट एंगल ट्रायंगल का भुजा है। मीन्स या तो ये वाला भुजा 30 होगा, ये 72 होगा, ये 78 होगा, या तो ये 30 होगा, ये 72 होगा। तो यहाँ हमको इसका क्षेत्रफल निकालना। क्षेत्रफल क्या होता है राइट एंगल ट्रायंगल को 1 इंटू A1/2 इंटू आधार गुना ऊंचाई। आधार हो गया 30, ऊंचाई होगा 72। 2 से कटाएंगे तो ये हो गया मेरा 36, और इसको यदि गुना करेंगे तो 36 क्या है 108 तो 1080 हो गया मेरा इसका क्षेत्रफल। तो बोल रहा है 20 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से समतल करने की लागत कितना होगा। तो ये मेरा क्षेत्रफल हो गया, उसमें से 20 पैसा से गुना कर देंगे। तो 20 पैसा मतलब कितना रुपया, पैसा को रुपया में बदलना तो 100 से भाग देंगे। तो ये मेरा हो गया कट के कितना 5, और 5 से भाग देंगे तो 5 दूनी 10 और 16 पंचे 80, 216 रुपया इसका आंसर हो गया। फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है a-1/a बराबर 7। a-1/a बराबर 7, तो हमको पूछा है a² प्लस 1/a²। तो यहाँ पर हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। तो दोनों तरफ यदि स्क्वायर करेंगे तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा a-b का होल स्क्वायर हुआ, तो a² प्लस b² माइनस 2a इंटू b, 2ab, ये बराबर हो गया 7 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर हो गया 49। तो ये तो मेरा a और a कट गया, तो यहाँ हो गया a² प्लस 1/a² बराबर 49 था यहाँ, और ये मेरा यहाँ -2 बच गया तो प्लस इधर लेके जाके 2 कर दिए, तो ये हो गया मेरा 51। तो इसका आंसर हो गया फ्रेंड्स मेरा 51। फ्रेंड्स आशा है कि आप समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दो संख्याओं के लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्त्य क्रमशः 4284 और 32 है। यदि उन संख्याओं में से एक कितना है तो दूसरी कितना होगा। फ्रेंड्स अभी जस्ट हमने बनाया कि एलसीएम गुना एचसीएफ जो होता है बराबर होता है दोनों संख्या के जोड़ के, ए गुना बी। तो यहाँ मेरे पास एलसीएम दिया हुआ है 4284 इंटू एचसीएफ दिया हुआ है 32, बराबर होगा पहला संख्या 672 और मेरा गुना दूसरा संख्या निकालना है बराबर बी। तो यहाँ से हम कटाने का कोशिश कर रहे हैं, कैसे कटता है। तो यहाँ देखते हैं कि 32 से ये कट पा रहा है क्या, 32 गुना 2 64, 3 2 32 21। तो बी बराबर मेरा हो जाएगा, यहाँ 21 से कटा ही देते हैं डायरेक्ट, 21 से 21 दूनी 42, 8 है तो 0 देना पड़ेगा, 8 4 84, 21 चौके 84। तो बी बराबर मेरा हो गया 204। तो 3 नंबर इसका आंसर हो गया। फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है x प्लस वाई बराबर 3x इंटू वाई बराबर 2। इसको फ्रेंड्स हम वैल्यू पुटिंग करके कर सकते हैं कि यहाँ यदि हम x को 2 रख दें और y को 1 रख दें तो ये हो गया 2 + 1 3। और यहाँ पर देख रहे हैं दोनों को सेटिस्फाई करना जरूरी है फ्रेंड्स वैल्यू पुटिंग में। तो यहाँ 2 गुना 1 2, तो ये मेरा दोनों सेटिस्फाई कर जा रहा है। तो यहाँ पर a क्यूब माइनस b क्यूब पूछा, तो a है 2 तो 2 का क्यूब माइनस b है मेरा 1 का क्यूब। तो ये हो गया a का क्यूब मतलब 2 का क्यूब हो गया 8 माइनस 1 का क्यूब 1। ये मेरा हो गया आंसर 7। ये हो गया ए नंबर आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है हर महीने कृतिका अपनी आय का 30% घर के किराए पर और शेष 60% घरेलू व्यय पर खर्च करता है। तो बोल रहा है 30% वह रेंट पर खर्च करता है घर के किराए पर, और वो जो है 60% शेष में से 60%, तो 30% किया इधर घरेलू रेंट पर, तो 100 में से 30% तो वो घरेलू रेंट पे यूज कर दिया, तो बचा कितना 70%। 70 का बोल रहा है शेष में से, 70 में से 60%, तो इसका 60% निकालना हो तो इसका 60%
70 का 60% कितना हो जाएगा? 70 का 60%, 2 जीरो से 2 जीरो कटा दिए तो 6 सत्ते 42। तो मतलब बोल रहा है कि 42% घरेलू खर्च पर खर्च करती है। तो 42% खर्च कर दिया तो यहाँ कितना बच गया अब मेरा कि इधर बच जाएगा 28 प्लस 42 हो गया 70। यदि वह प्रति माह इतना रुपया बचत करती है तो यहाँ 30% तो ये रेंट पे खर्च कर देती है और 42% जो है ये क्या करते हैं घरेलू व्यय पे। तो बचा कितना? 28%। तो 28% ये जो बचत है बोल रहा है 6300 रुपये के बराबर है। तो बोल रहा है उसकी कुल मासिक आय क्या है, मतलब 28% इतना, तो मेरे पास पूछा है कि 100% कितना होगा। तो 28 के लिए इतना है, यहाँ लिख लेते हैं हम, ये तो यहाँ कटा के पहले देख लेते हैं। तो 7 से कट रहा है ये भी, तो 7 चौके 28 और 7 नमा 63, मतलब 4% जो है मेरा बराबर हो गया कितना के 900 के। तो 100% करना है तो डायरेक्ट इसको हम यदि 25 से गुना कर दें तो मेरा 100% निकल जाएगा। तो 25 से गुना इधर यदि कर रहे हैं तो इधर भी 25 से गुना करना पड़ेगा। तो 25 गुना 9 तो हो जाता है 25 गुना 9 225 00, ये हो गया मेरा 225 00 रुपया। तो ये हो गया मेरा 3 नंबर आंसर। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, 7 पर पावर 21, 7 पर पावर 22 प्लस 7 पर पावर 23 प्लस 7 पर पावर 24 बराबर 25 को 25 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा? तो कितना है कि यहाँ देख रहे हैं फ्रेंड्स, सब में मेरा 7 पर पावर 21 सब में है, तो हम 7 पर पावर 21 कॉमन ले लेते हैं। तो ये मेरा बच जाएगा 1, यहाँ पर बच जाएगा 21 कॉमन ले लिया 7 बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा 21 कॉमन ले लिए तो 23 है तो 7 पर पावर 2 बच जाएगा और यहाँ बच जाएगा 7 पर पावर 3 और इसको हमको 25 से भाग देना। तो ये हो गया मेरा 7 पर पावर 21 और गुना सबको जोड़ देंगे। ये हो गया 1 प्लस 7 8, ये हो गया 7 स्क्वायर 49, ये हो गया मेरा 7 का क्यूब 343। तो इस सबको जोड़ेंगे तो मेरा हो जाएगा, ये हो गया 57 प्लस 300 400, ये हो गया मेरा 400 बटे 25। 25 से इसमें भाग देंगे तो ये तो मेरा डायरेक्ट कट जा रहा है। तो यहाँ पर यदि डायरेक्ट कट जाएगा तो मेरा शेषफल कितना बच जाएगा? सिर्फ 0 बच जाएगा। कोई भी चीज़ मान के चलते हैं 8 है, इसको 2 से भाग देने पर बोल रहा है शेषफल कितना बच जाएगा। तो यदि ये पूरी कट जा रहा है तो ये मेरा शेषफल 0 बच जाएगा, जिसे 9 में भाग देना पड़ेगा। तो यहाँ तो मेरा पूरा नहीं कट रहा है, एक बच रहा है, तो ये मेरा शेषफल हुआ। इसी तरह यहाँ पर जो है मेरा ये वाला जो संख्या है 25 से डायरेक्ट कट जा रहा है, तो डायरेक्ट कटेगा शेषफल कितना बच जाएगा? 0। तो ये हो गया मेरा 0 आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, रंजित 25 दिनों में एक कार्य पूर्ण कर सकता है। रंजित है वो 25 दिन में एक कार्य को कर सकता है। ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, इसको एलसीएम मेथड से करेंगे। जबकि अंजलि जो है 20 दिन में कर सकता है। तो दोनों का क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकल जाएगा 100। 25 से भाग दिए तो 4 और 20 से भाग दिए तो 5। मीन्स रंजित का जो एफिशिएंसी है 4 यूनिट है और अंजलि का एफिशिएंसी 5। बोल रहा है वे 5 दिनों के लिए एक साथ कार्य करता है। दोनों एक साथ कार्य करता है 5 दिन के लिए, तो दोनों का एफिशिएंसी का जोड़ कितना है? 9। 5 दिन के लिए काम करता है तो 9 गुना 5 45। 45 कम तक तो दोनों साथ कम किया तो बचा कितना? 55। 45 100 में घटा दिया, टोटल कम मेरे पास 100 है, उसमें से 45 कम तक दोनों साथ किया तो बचा 55। और बोल रहा है कि रंजित कार्य छोड़ देता है तो अंजलि शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? तो 55 कार्य को अंजलि का एफिशिएंसी कितना है? 5। तो 55 कार्य को 5 एफिशिएंसी कितना दिन में करेगा? 11 डेज। ये हो गया मेरा आंसर, 3 नंबर आंसर। फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, माना कि A 0.1 -1, B 0,3 और C 2,1 3 बिंदु है। माना त्रिभुज ABC को ट्रायंगल का चिन्ह देके 1 बेस 1 देके इसको मानता है और त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदुओं का द्वारा गठित त्रिभुजों का क्षेत्रफल इसमें जो है ट्रायंगल का बेस 2 ये माना है। तो जिसके शीर्ष ABC इस प्रकार है कि ट्रायंगल 1 बाय ट्रायंगल 2 का जो रेशियो दिया है 1/x।
बोल रहा है एक्स का मान क्या होगा, एक्स का वैल्यू पूछ रहा है। तो फ्रेंड्स एक ट्रायंगल है ABC, इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, ABC का क्षेत्रफल ट्रायंगल 1, और इसके मध्य बिंदु जो है उससे मिला के एक ट्रायंगल बनाता है। तो ये ट्रायंगल हो गया, कुछ भी हो, मान लेते हैं PQR। तो इसका क्षेत्रफल को ट्रायंगल 2 मानता है। तो बोल रहा है कि ट्रायंगल 1 बाय ट्रायंगल 2 क्या होगा। फ्रेंड्स यदि इस तरह का क्वेश्चन हो तो यहाँ पर मेरा इस सब का यूज ही नहीं होगा, क्योंकि ये जो यदि कोई भी संख्या का मध्य बिंदु कोई भी ट्रायंगल दिया हुआ हो और उसको मध्य बिंदु से मिलाकर यदि एक ट्रायंगल बनाया गया हो, तो ये जो मध्य वाला होगा इसका जो क्षेत्रफल होगा पूरे ट्रायंगल के क्षेत्रफल का 1/4 भाग होगा। मीन्स यदि पूरे ट्रायंगल का क्षेत्रफल 4 है तो इसका क्षेत्रफल 1 होगा। एक्चुअली सिर्फ ये नहीं 1 होगा, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा। तो यहाँ पर मेरा जो है कि यदि पूरे ट्रायंगल का क्षेत्रफल 4 है, बोल रहा है ट्रायंगल का क्षेत्रफल 4 है, तो ये जो ट्रायंगल 2, ये जो बीच का जो क्षेत्रफल होगा 1 होगा। फ्रेंड्स यहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन में गड़बड़ी है, 1/x नहीं x/1 होना चाहिए, या तो इसको हम ट्रायंगल 2 बाय ट्रायंगल 1 और 1/x होना चाहिए, ऐसा करके होना चाहिए। तब क्या होगा, यहाँ पर मेरा हो गया ट्रायंगल 1 हो गया 4 और ट्रायंगल 2 हो गया 1। ट्रायंगल 2 है 1, ट्रायंगल 2 है 1 और ट्रायंगल 1 है 4। तो x का वैल्यू यदि कंपेयर करें तो 1 का तो 1 से कंपेयर हो गया, 4 का x से। तो यहाँ पर x का जो वैल्यू हो जाएगा 4, ये हो गया मेरा आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, एक कक्षा के 60 छात्रों में से 29 ने गणित, 32 छात्रों ने जीव विज्ञान और 8 छात्रों ने 2 विषयों में से कोई विषय नहीं लिया। कितने छात्रों ने गणित और जीव विज्ञान दोनों को लिया? ये मेरा रीजनिंग का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। चलिए आ ही गया तो इसको भी बना लें। इसके लिए हम वेन डायग्राम का यूज करेंगे। बोल रहा है कि 60 छात्र है, पूरा छात्र जो है कितना है 60, और विषय कितना है, विषय मेरे पास है 29 ने गणित और 32 छात्रों ने जीव विज्ञान और 8 छात्रों ने दोनों में से 2 विषय है। ये है मेरा मैथ्स और ये है बायोलॉजी। बोलता है 29 ने गणित और 32 ने जीव विज्ञान और 8 छात्रों ने 2 विषयों में से कोई विषय नहीं, मतलब ये बायोलॉजी और गणित में से दोनों में से कोई विषय नहीं लेता है 8 छात्रों ने। तो 60 में से 8 छात्रों ने तो कोई विषय नहीं ले गया, मतलब 52 छात्रों ने मिलकर या तो गणित या तो जीव विज्ञान लिया है। तो बोल रहा है कितने छात्रों ने गणित और जीव विज्ञान दोनों विषय लिए। तो यहाँ देख लेते हैं, मेरे पास गणित लिया कितना 29 विद्यार्थी ने और 32 विद्यार्थी ने लिया बायोलॉजी। तो टोटल मिला के मेरा कितना हो गया 61 मीन्स जो है कि यदि दोनों का देख रहे हैं कि दोनों का जोड़ जब मेरा 52 ही है, यहाँ मेरा हो जा रहा है 61, तो इसका मतलब हुआ कि इसमें से घटा के देख लेते कितना है 9 बच्चों ने क्या किया, ये भी विषय लिया और ये भी विषय लिया। तब ना 9 मीन्स 9 स्टूडेंट ने यदि मैथ और बायोलॉजी दोनों लेगा, तो यहाँ पर मैथ्स में कितना टोटल है 29, तो 9 तो दोनों ले लिया है, तो यहाँ पर सिर्फ मैथ लिया है 20 और सिर्फ बायोलॉजी तो 32 विद्यार्थी ने जीव विज्ञान लिया है, तो 9 तो दोनों लिया है, तो बायोलॉजी कितना लिया है, तो ये हो गया 23। अब देख लेते हैं तीनों को यदि जोड़ते हैं 23 + 20 43 + 9 52। तो यहाँ पर बोल रहा है, मुझे पूछा क्या है कितने छात्रों ने गणित और जीव विज्ञान दोनों विषय लिया, तो 9 छात्रों ने, यहाँ मेरा आंसर हो जाएगा बी नंबर आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है 17 दिनों में 48 व्यक्ति एक कार्य को पूर्ण कर सकता है। बोल रहा है 17 दिन में 48 व्यक्ति जो है किसी काम को कार्य कर सकता है, मतलब टोटल कार्य हो गया 17 × 48। बोलता है 6 दिनों के बाद 4 श्रमिक कार्य छोड़ देते हैं। इसका मतलब हुआ कि 6 दिन जो है टोटल 48 व्यक्ति काम करता है, और उसके बाद जो है उसके बाद कितना दिन बच गया उसके बाद 4 श्रमिकों ने कार्य छोड़ गया। पहले था 48, अब जो है 44 व्यक्ति काम करने लगता है।
तब कार्य को पूर्ण करने में कितने दिनों को समय लगेगा। तो यहाँ तो मेरा हो गया कि 6 दिन तक 48 व्यक्ति काम किया, तो जो बचा हुआ काम है तो वो 44 व्यक्ति करता है। तो कितना दिन में करता है ये तो पता नहीं है, तो x मान लेते हैं। ये मेरा टोटल काम हो गया, ये जो है 6 दिन का काम, और ये बचा हुआ काम कितने दिन हुआ ये पता नहीं है, तो ये बचा हुआ काम 44 व्यक्ति का देख लेते हैं कितने दिन में, तो ये x मान लेते हैं। तो क्या करते हैं हम डायरेक्ट इसको उधर लेके चल जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर मेरा 17 गुना 48 है, और इधर माइनस में प्लस में 6 है, तो माइनस में 6 गुना 48 कर लेते हैं, बराबर हो गया 44 गुना x। तो इसको यदि घटाएंगे तो 17 में 6 डायरेक्ट घटा सकते हैं, 48 कॉमन ले लेंगे, तो ये हो गया मेरा 17 माइनस 6 बराबर 44 गुना x। 44 गुना x हुआ। उसके बाद यहाँ पर हो गया मेरा फिर से 48 गुना, यहाँ पर 17 में 6 घटाए तो 11 बराबर 44 गुना x। तो यहाँ मेरा 11 से कट रहा है, तो 11 चौके 44 और 4 से 48 कट रहा है, तो 12 बार में, तो x बराबर हो गया मेरा 12। बोल रहा है कि तब कार्य को पूर्ण होने में कितने दिनों को समय लगेगा। तो यहाँ पर जो है 6 दिन, तो ये शेष काम को करने में कितना दिन लगेगा, इसमें इसे शेष काम पूछा नहीं है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं, यही मानना पड़ेगा, तो मेरा आंसर हो गया 12। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है मेरा 55/11। तो इसको सॉल्व करना है, तो इसको डायरेक्ट हम कर लेते हैं। 15/11 हो गया, 55/11 हो गया मेरा 5 प्लस, और यहाँ पर मेरा ब्रैकेट में है तो इसको घटा लेते हैं, तो 18 में 6 गया हो गया मेरा 18 में 6 12, अब 12 गुना 9, 12 9 108, और दोनों को जोड़ देंगे तो हो गया मेरा 113। तो ये हो गया मेरा 113 आंसर। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर एक होगा, एक प्राकृत संख्या को जब 9 10 12 या 15 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में 3 शेषफल बचता रहता है। तो ऐसी सभी संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या क्या है, मीन्स इनमें से पूछा है कि सबसे छोटा संख्या कौन है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देख लेते हैं कि ऐसा यदि क्वेश्चन दिया हुआ तो यहाँ पर जितना संख्या है उसका पहले एलसीएम निकाल लेंगे। तो 9 10 12 15, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, तो डायरेक्ट निकाल ही लेते हैं। तो ये 3 से करेंगे, ये पहले 2 से कर सकता है, तो 2 से कर लेते हैं। 2 से करेंगे तो ये 9 का तो 9 ही लिखना पड़ेगा, 10 5 12 6, ये हो गया 15। ठीक है, अब जो है मेरा 3 से कट रहा है, तो 3 देखते हैं, 3 3 9, 5 लिख देते हैं, 3 2 6 और 3 5 15 5। अब जो है मेरा 5 से कट रहा है, तो 5 से कटाते हैं, 3 और ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 1। अब जो है मेरा जो एलसीएम निकल गया, कितना निकल गया, 2 गुना 3 6 6 5 30, 30 गुना 3 90, 90 गुना 2 180। एलसीएम निकल गया मेरा 180, और शेषफल 3 बच रहा है, तो मीन्स वो जो मेरा संख्या होगा 183 होगा। ये हो गया मेरा आंसर। मीन्स 180 जो होगा ये तो मेरा 9 से भी कटेगा, 10 से भी कटेगा, 12 से भी कटेगा और 15 से भी कटेगा। लेकिन यदि हम 3 जोड़ दें तो यहाँ 9 से कटाएंगे तो 180 कट गया, तो 3 शेषफल बच जाएगा। 10 से कटाएंगे तो 180 कट जाएगा, 3 शेषफल बच जाएगा। 12 से कटाएंगे तो उसमें भी 180 टोटली कट जाएगा, 3 शेषफल बच जाएगा। 15 से भी कटाएंगे तो मेरा 180 टोटली कट जाएगा, 3 शेषफल बच जाएगा। तो ये जो मेरा सबसे छोटी संख्या होगा 183। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई 3:1 है और उसका परिमाप दिया हुआ है। एक आयत है, उसका लंबाई 3 अनुपात में है और चौड़ाई 1 अनुपात में। यदि x मान ले, x मान लेते हैं, तो उसका परिमाप, तो परिमाप क्या होता है, परिमाप मतलब हुआ कि ये जो जितना लाइन है, चारों लाइन, इसके जोड़, इसी को परिमाप बोलते हैं। तो यदि हम सबको जोड़ लें, या तो फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई कितना है 3x और चौड़ाई कितना है x, तो 2 गुना 3x प्लस x 4x बराबर कितना दिया हुआ है 96। तो 4 दूनी 8x बराबर हो गया 96। तो x बराबर हो गया 8 1 8 8 दूनी 16, x बराबर
मतलब एक्स का वैल्यू हो गया मेरा 12, तो लंबाई कितना हो जाएगा 12 तिहाई 36 और चौड़ाई कितना हो गया 12। पूछा है कि आयत की लंबाई कितना है, तो लंबाई पूछा है, तो ये हो गया मेरा 36 आंसर। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, ये जो है मेरे आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। सो आज के सेशन को हम यहीं रोकते हैं, और फ्रेंड्स आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और सभी बच्चा देख पाए। और थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए गुड